तो कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ फिजिकल हो रहे थे, लेकिन बालों की वजह से उस लड़की का चेहरा हमें दिखाई नहीं देता और फिर घबघब करते हुए वो लड़की उस आदमी के दोनों हाथ को बांधकर उसके ऊपर अटैक करती है, जिसके कारण उस आदमी की मौत वहीं पे हो जाती है। अगले सीन में हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने को आए हुए थे और उन लोगों के साथ फ्रांसिस नाम का डिटेक्टिव भी शामिल था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि जॉनी बेजोस है। जॉनी एक फेमस सिंगर और लड़कियाबाज भी था और साथ ही साथ उन्हें यह भी पता चलता है कि कल रात जॉनी अपने गर्लफ्रेंड कैथरीन के साथ घर आया हुआ था। छानबीन करने पर उन्हें बर्फ तोड़ने वाला एक चाकू मिल जाता है, जिसे देखकर उन्हें कंफर्म हो जाता है कि जॉनी को इसी चाकू से वार किया गया है, लेकिन उस चाकू पर कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं था। फ्रांसिस का शौक कैथरीन के ऊपर जाता है क्योंकि आखिरी बार बस वही जॉनी के साथ देखी थी, जिसके बाद वो अपने पार्टनर के साथ कैथरीन के घर चला जाता है पूछताछ करने के लिए। लेकिन वहाँ उनकी मुलाकात सिर्फ कैथरीन के दोस्त रॉक्सी से ही होती है, जहाँ वो बताती है कि कैथरीन उसका विश्वास पे है। रॉक्सी को भी पता चल गया था कि जॉनी का मर्डर हुआ है। वो फ्रांसिस को कैथरीन के पास जाने के लिए मना करती है, ये कहकर कि उसने ये मर्डर किया नहीं है। और जैसे ही वो दोनों कैथरीन के पास पहुंचते तो पूछने पर कैथरीन बताती है कि उसका जॉनी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं था, वो बस उसके साथ फिजिकल होती थी क्योंकि जॉनी के उसे छूना उसे बहुत ही अच्छा लगता था। और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि जॉनी बिस्तर पर काफी बढ़िया परफॉर्म करता था। फ्रांसिस के पास कैथरीन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए वो उसे बिना कुछ किए वहां से चला जाता है। और पुलिस स्टेशन में आने के बाद वो सभी जॉनी के मर्डर के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल उन सभी का शक कैथरीन के ऊपर ही था क्योंकि जॉनी के साथ आखिरी बार बस उसे ही देखा गया था। और कैथरीन के खिलाफ छानबीन करने पर उन्हें पता चलता है कि कैथरीन रिच फैमिली से बिलोंग करती है और वो एक राइटर भी है। और कैथरीन को अनजान आदमियों के साथ संबंध बनाना उसे बहुत ही अच्छा लगता था। यहाँ उन्हें यह भी पता चलता है कि कैथरीन ने अपने मास्टर साइकोलॉजी भी की है और वो लोगों के दिमाग को अच्छी तरह से समझ सकती थी। रात को फ्रांसिस जब कैथरीन के नॉवल पढ़ रहा था तो उसे पता चलता है कि उस नॉवल में जॉनी के मर्डर की तरह सेम कहानी लिखा हुआ था, जिससे उन लोगों के साथ कैथरीन के ऊपर और भी गहरा हो जाता है। अगले दिन जब वो सभी मीटिंग कर रहे थे तो कुछ ऑफिसर कहता है कि यह मर्डर कैथरीन ही किया होगा, लेकिन बाकी ऑफिसर ये भी कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उसका नॉवल किसी ने पढ़ी हो और इंस्पायर होकर यह मर्डर किया हो। उन लोगों के पास कभी प्रूफ नहीं था, तो फिर पूछताछ करने के लिए वो लोग कैथरीन को पुलिस स्टेशन में बुलाने का फैसला करते हैं। पर वो लोग डर भी रहे थे क्योंकि कैथरीन एक अमीर और स्मार्ट लड़की है और ऐसा ना हो कि वही उन्हें उल्टे केस में फंसा ना दे। जिसके बाद फ्रांसिस अपने पार्टनर के साथ कैथरीन को लेने के लिए जाता है, जहाँ कैथरीन उन्हें वेट करने कहती है ताकि वो अपना कपड़े चेंज कर सके। कैथरीन दरवाजे को बंद किए बगैर अपने कपड़े बदल रही थी और फ्रांसिस उसे देखकर गर्म हो रहा था। कैथरीन को भी पता था कि फ्रांसिस उसे देख रहा है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती। और जब वो लोग पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे थे तब कैथरीन कहती है कि वो एक और नॉवल को लिख रही है, जिसकी कहानी एक डिटेक्टिव के ऊपर है जो एक अमीर लड़की के प्यार में पड़ जाता है। और जब फ्रांसिस उसे एंडिंग के बारे में पूछता है तो कैथरीन बताती है कि अंत में वो लड़की उसे मार देती है, जिसे सुनकर फ्रांसिस हंसने लग जाता है। और जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो सभी लोग कैथरीन को जॉनी और उसके रिलेशन के बारे में पूछने लग जाते हैं, जहाँ कैथरीन बताती है कि उसका और जॉनी का कोई भी रिलेशन नहीं था, वो बस उसके साथ अपना जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करती थी। फ्रांसिस जब उससे पूछता है कि फिजिकल होते वक्त क्या उसने कभी जॉनी के हाथ को बांधा था, जिस पर कैथरीन साफ इनकार करती है क्योंकि उसे जॉनी का छूना बहुत ही अच्छा लगता था। और बात करते करते कैथरीन उन सभी को अपने अदा से खुद की ओर आकर्षित भी कर रही थी। और जब उसे पूछा जाता है कि ये मर्डर क्या तुमने किया है, क्योंकि जॉनी के मर्डर उसी तरह से हुआ था जिस तरह से उसने अपने नॉवल पर कहानी लिखी थी, जिस पर कैथरीन कहती है कि वो इतना भी बेवकूफ नहीं है कि वो कहानी लेके लोगों का मर्डर करे। कैथरीन उन लोगों के हर सवाल को काफी कॉन्फिडेंस से इनकार कर रही थी, जिसे देखकर फ्रांसिस उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाता है, लेकिन कैथरीन इसे भी बड़े आसानी से पास कर लेती है। फ्रांसिस को कैथरीन के ऊपर अभी भी शक था, लेकिन सबूत न होने के कारण वो उससे कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। और फिर इसके थोड़ी देर बाद फ्रांसिस खुद ही उसे घर छोड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ कैथरीन उसे गर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रांसिस खुद को कंट्रोल कर लेता है और उसे घर छोड़ के वो एक पब में आ जाता है, जहाँ बाकी ऑफिसर उसका वेट कर रहा था। फ्रांसिस यहाँ भी कैथरीन के खूनी होने के बारे में ही बात कर रहा था, लेकिन टोनी नाम के एक पुलिस ऑफिसर उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, जिस पर फ्रांसिस उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। और जब वो दोनों बहस कर ही रहे थे तभी एना आके फ्रांसिस को रोक लेती है। एना फ्रांसिस के एक्स गर्लफ्रेंड थी और वो पेशे से एक साइकियाट्रिस्ट भी है, जो फ्रांसिस का इलाज कर रही थी उसके डिपार्टमेंट के कहने पर, क्योंकि उन्हें लगता था कि फ्रांसिस मेंटली डिस्टर्ब है क्योंकि उसे बार बार गुस्सा आता था। इसके थोड़ी देर बाद एना फ्रांसिस को अपने घर पर लेकर आती है और अंदर आते ही फ्रांसिस एना के ऊपर टूट पड़ता है, जहां वो काफी एग्रेशन से एना के साथ फिजिकल होता है। फिजिकल होने के बाद एना फ्रांसिस से पूछती है क्या तुम कैथरीन को अभी भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही हो, क्योंकि घबराहट करते वक्त वो एना को कैथरीन समझकर फिजिकल हो रहा था। लेकिन फ्रांसिस उसे कुछ भी नहीं बताता, जिस पर एना उसके ऊपर गुस्सा होती है और वो उसे वहां से जाने को कहती है। अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर फ्रांसिस को एक रिपोर्ट दिखाता है, जहां उसे पता चलता है कि जिस कॉलेज में कैथरीन पढ़ती थी उस कॉलेज के प्रोफेसर का मौत भी जॉनी के जैसे ही हुआ था। ये जानने के बाद फ्रांसिस कैथरीन का पीछा करने लग जाता है ताकि वो उसके ऊपर नजर रख सके। इसके कुछ देर बाद फ्रांसिस कैथरीन की कार को एक घर के पास देख लेता है और फिर वो वहीं पर रुककर उसका इंतजार करने लग जाता है।
और शाम को जैसे कैथरीन वहाँ से निकलती है तो फ्रांसिस भी उसका पीछा करने लग जाता है, जहाँ वो कैथरीन को अपने घर में कपड़े बदलते हुए देख लेता है। रात को फ्रांसिस जब उस बूढ़ी औरत के बारे में अपने दोस्त को बताता है तो उसे पता चलता है कैथरीन से मिलने वाली उस बूढ़ी औरत का नाम हैना है और उसने खुद के बच्चे और हस्बैंड का मर्डर किया था। इसे जानने के बाद फ्रांसिस फिर से कैथरीन से मिलने को जाता है, जहां वो खुद की फोटो कैथरीन के टेबल पर देखकर काफी सरप्राइज होता है। लेकिन कैथरीन बताती है उसका अगले नंबर का डिटेक्टिव बिल्कुल उसी की तरह है, इसीलिए वो उसके ऊपर रिसर्च कर रही है। कैथरीन उसे ये भी बताती है कि वो पहले ड्रग्स के एडिक्ट था, इसीलिए उसकी वाइफ ने सुसाइड किया था। कैथरीन को फ्रांसिस के बारे में सब कुछ पता था, जिसके कारण फ्रांसिस उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। लेकिन तो भी रॉक्सी वहाँ पे आ जाती है और जब कैथरीन रॉक्सी के साथ रोमांस करती है तो ये देखकर फ्रांसिस वहाँ से चला जाता है और सीधा एना के पास आके उसे लड़ने लगता है, क्योंकि उसने उसके वाइफ की इन्फॉर्मेशन कैथरीन को दिया था। लेकिन एना बताती है उसने कैथरीन को नहीं बल्कि टोनी को दिया था, क्योंकि टोनी उसे टर्मिनेट करने वाला था। ये सुनकर फ्रांसिस टोनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उसके साथ झगड़ने लगता है। लेकिन बाकी ऑफिसर आके उन दोनों का छुड़ा लेता है और जब फ्रांसिस वहाँ से जा रहा था तो जिमी उससे बात करने को आता है, जहाँ फ्रांसिस उसे बताता है कि कैथरीन को उसके बारे में सब कुछ पता है। रात को एना फ्रांसिस से बात करने को आती है, लेकिन फ्रांसिस उसे बात करना नहीं चाहता था, तो फिर एना वहाँ से चली जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद फ्रांसिस को जिमी का एक कॉल आता है, जहाँ वो उसे एक लोकेशन में आने को कहता है। वहाँ पहुंचने पर उसे पता चलता है कि किसने टोनी का मर्डर किया है। सभी ऑफिसर का शक फ्रांसिस के ऊपर ही जाता है, क्योंकि उन सब ने फ्रांसिस और टोनी का लड़ते हुए देखा था। पूछताछ करने पर फ्रांसिस बताता है कि रात को वो अपने घर पर ही था, और जब वो फ्रांसिस को साबित करने को कहते तभी एना आके बताती है कि कल रात को वो फ्रांसिस के साथ ही था। फ्रांसिस को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है, जब तक उन लोगों को पता न चले कि टोनी को किसने मारा है। लेकिन फ्रांसिस अपने इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखता है और उसे ये भी पता चलता है कि कैथरीन के मॉम डैड की मौत उनके सिर्फ डूबने के कारण हुआ था। फ्रांसिस जब घर आता है तो वह देखता है कि कैथरीन उसका इंतजार कर रही थी, जहाँ वो फ्रांसिस के सस्पेंड होने पर हमदर्दी जगाती है। कैथरीन उसे एक बुक भी देती है, जिसमें एक बच्चे ने अपने मॉम डैड के सिर पर छेद करके उन्हें जान से मार दिया था। फ्रांसिस जब उसे पूछता है कि उसने ये बुक लिखा कब था, तो कैथरीन बताती है उसके पेरेंट्स के मरने के कुछ साल के बाद उसने ये बुक को लिखा था, लेकिन उसने इस बुक को कभी पब्लिश किया ही नहीं है, और ये बुक उसे इसलिए दे रही है ताकि फ्रांसिस अपने स्ट्रेस को कम कर सके। कैथरीन उसे आज रात के पार्टी पर भी इन्वाइट करती है, और जब वो वहाँ से जा रही थी तो फ्रांसिस के दोस्त जिमी उसे देख लेता है। जिमी फ्रांसिस को कैथरीन से दूरी रहने को कहता है, वरना वो फंस भी सकता है। लेकिन फ्रांसिस उसके बात को बिना सुने कैथरीन से मिलने के लिए चला जाता है। कैथरीन रॉक्सी के साथ डांस कर रही थी, लेकिन जैसे वो जिमी को देखती है तो कैथरीन रॉक्सी को छोड़कर जिमी के साथ डांस करने लग जाती है। वो दोनों डांस करते करते एक दूसरे के करीब भी आ रहे थे, जिसे देखकर रॉक्सी काफी जेलस होती है। इसके बाद कैथरीन फ्रांसिस के साथ एक रूम में जाके इंटीमेट होती है, और गवागप करते वक्त कैथरीन फ्रांसिस के दोनों हाथ को बिस्तर पर बांध देती है, जिसे देखकर फ्रांसिस को जोनी का मर्डर याद आ जाता है। उसे लगा शायद कैथरीन उसे मार डालेगी, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। फिजिकल होने के बाद जब फ्रांसिस वॉशरूम की तरफ जा रहा था तो उसे रॉक्सी नजर आती है, जो उसे कैथरीन से दूर रहने का धमकी देती है। दरअसल रॉक्सी कैथरीन को पसंद करती थी, इसलिए वो उसे फ्रांसिस के साथ देखकर जेलस हो रही थी। अगले दिन कैथरीन फ्रांसिस को बीच के पास मिलने को बुलाती है, और जब वो दोनों बात कर रहे थे तो फ्रांसिस बातों बातों में उसे किलर के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कैथरीन उसे कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद फ्रांसिस जिमी से मिलने के लिए जाता है ताकि वो केस के बारे में पता लगा सके, और बात करते करते वो दोनों बाहर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही जिमी वहाँ से चला जाता है तो कैथरीन की कार फ्रांसिस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अंधेरे में होने के कारण फ्रांसिस का ड्राइवर नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद फ्रांसिस उस कार का पीछा करने लग जाता है, और कुछ देर पीछा करने के बाद कैथरीन के कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और उस कार के अंदर रॉक्सी का लाश पड़ी हुई थी, जहां उसे पता चलता है कि रॉक्सी फ्रांसिस को मारना चाहती थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस का शक फ्रांसिस के ऊपर जाता है, क्योंकि मौके वारदात पर बस वही वहां पर मौजूद था। फ्रांसिस गुस्से में कैथरीन के घर जाती है पूछताछ करने के लिए, लेकिन कैथरीन को दुखी देखकर वो उससे कुछ भी नहीं कहता, और फिर बात करते करते फ्रांसिस कहता है शायद वो दोनों मर्डर रॉक्सी ने किया होगा ताकि वो उससे दूसरे से दूर रख सके। जिस पर कैथरीन कहती है कि रॉक्सी इतना भी बेवकूफ नहीं है कि वो मेरा ही किताब पढ़ के लोगों का मर्डर करे, क्योंकि वो इससे फंस सकती है, और उसे पता है कि रॉक्सी उसे कभी नहीं फंसाना चाहेगी, क्योंकि वो उसे चाहती थी। अगले दिन फ्रांसिस जब रॉक्सी का फाइल चेक कर रहा था तो उसे पता चलता है कि बचपन में रॉक्सी ने अपने ही 2 भाइयों का मर्डर किया था, लेकिन बच्ची होने के कारण यह बात किसी भी फाइल पर मेंशन किया गया नहीं था। और जिमी फ्रांसिस को कहता है कि हो ना हो जोनी का मर्डर कैथरीन ने ही किया होगा, क्योंकि वो जिन जिन लोगों से मिलती और घूमती थी वो सारे किलर से। लेकिन फ्रांसिस जिमी की बातों पर इतना ध्यान नहीं देता, और तभी उसे कैथरीन के क्लास में लीजा के बारे में याद आता है, जो कैथरीन उसे कुछ दिन पहले बता रहा था। और फिर बिना देर किए हुए फ्रांसिस कैथरीन के कॉलेज में जाकर लीजा के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, जहां उसे पता चलता है कि लीजा कोई और नहीं बल्कि एना है। फ्रांसिस जब इसके बारे में एना से पूछता है तो एना बताती है कि कॉलेज में उन दोनों का एफर्ट चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चला कि कैथरीन उसे साइको की तरह पीछा कर रही है, और इसीलिए उसे बचने के लिए उसने अपने नाम को चेंज किया था। एना फ्रांसिस को कैथरीन से दूर ही रहने को कहती है, क्योंकि वो इतना चालाक है कि वो उसे कभी भी फंसा सकती है।
लेकिन फ्रांसिस उसके बाद को बिना सुने वहाँ से चला जाता है। इसके थोड़ी देर बाद जिमी फ्रांसिस को कॉल करके बताता है कि उससे एक इन्फॉर्मर मिला है जो कैथरीन के क्लासमेट है और वो उसे कोई सबूत देने वाली है उस मर्डर के बारे में। फ्रांसिस भी उसके साथ मोटेल में चला जाता है, लेकिन जिमी उस इन्फॉर्मर से मिलने के लिए अकेला ही चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद चेक करने पर फ्रांसिस को पता चलता है कि जिस रूम में उस इन्फॉर्मर ने जिमी को बुलाया था उतना तक उस होटल में फ्लोर ही नहीं है। फ्रांसिस समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है और जैसे वो ऊपर जाता है जिमी को बचाने के लिए तो तब तक उस किलर ने जिमी को मार चुका था। लेकिन तभी उसे एना वहाँ पर नजर आती है। फ्रांसिस उसे अपने हाथ ऊपर करने को कहता है क्योंकि उसे लगा एना ही वो किलर है। एना उसे बताती है कि किसी ने कॉल करके उसे यहाँ पे बुलाया था और जैसे एना अपने जेब पे हाथ लगाती है कुछ निकालने के लिए तो फ्रांसिस उसे शूट कर देता है क्योंकि उसे लगा एना अपने पॉकेट से गन निकल रही है। पुलिस को उस बिल्डिंग के सीढ़ी पर विक और वही आग तोड़ने वाला खंजर भी मिल जाता है और साथ ही साथ उन्हें अपने ही डिपार्टमेंट का कोट भी नजर आता है जो किलर ने पहना हुआ था। इससे उन्हें शक होता है कि किलर उन्हीं के डिपार्टमेंट से कोई होगा। जिसके बाद वो सभी एना के घर पे पहुंच जाते हैं तलाशी करने के लिए, जहां उन्हें वो गन मिल जाता है जिसे टोनी का मर्डर हुआ था और साथ ही साथ उन्हें वो आग तोड़ने वाला खंजर भी मिल जाता है। एना के पास कैथरीन की नंबर्स भी पड़ी हुई थी और उन्हें यह भी पता चलता है कि एना जोनी को पहले से जानती थी। इससे साफ होता है कि एना ने उन लोगों का मर्डर किया है और साथ ही साथ उन्हें यह भी पता चलता है कि उसके हस्बैंड के मरने के बाद वो मेंटली डिस्टर्ब रहती थी। इसके बाद फ्रांसिस कैथरीन से मिलने को जाता है, लेकिन कैथरीन उससे दूर ही रहने को कहती है कहकर कि वो उससे हट करना नहीं चाहती क्योंकि वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। जिसके बाद वो दोनों इमोशनल होकर फिजिकल होते हैं और फिर फिजिकल होने के बाद कैथरीन पूछती है उसने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, तो फ्रांसिस बताता है कि आगे वो बच्चे भी बना सकते हैं। लेकिन ये सुन के कैथरीन का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है, जहाँ वो बेड के नीचे से कुछ निकालने की कोशिश करती है, पर जब वो कहती है कि उसे बच्चा पसंद नहीं है तो फ्रांसिस कहता है कि वो लोग बिना बच्चे के भी रह सकते हैं। जिसे सुनकर कैथरीन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और फिर दोनों रोमांस करने लग जाते हैं और बेड के नीचे हम उसी हथियार को देखते हैं और फिर ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।